हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। हमने कल सीजी पटवारी 2022 के लिए जो अभी आपका एग्ज़ाम संडे को होने वाला है उसके लिए हम कंप्यूटर का मॉक टेस्ट पार्ट 1 हमने कल देखा था। आज ये पार्ट 2 है, इसको प्रीमियर किया जा रहा है, तो साथ में आप अपने आंसर्स को देते हुए चलिए और अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नाउ लेट अस स्टार्ट अवर टेस्ट। हमने 20 क्वेश्चन तक कल देखा था, आज उसके आगे का है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसको हम इन शॉर्ट MICR बोलते हैं, कल हमने इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी किया था। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR, बारकोड रीडर। तो इनमें से हमको बताना है कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। मैं 10 सेकेंड के लिए रुक रही हूँ, आप अपने आंसर्स बता दीजिए। आई होप आपने बता दिया होगा। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ए, प्लॉटर। प्लॉटर इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। बाकी जो है जितने भी हैं ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द डैश यूजेस एन एड्रेसिंग स्कीम नोन एज URL टू इंडिकेट द लोकेशन ऑफ फाइल्स ऑन द वेब। वेब पर फाइलों के स्थान पर इंगित करने के लिए URL के रूप में जानी जाने वाली एड्रेसिंग स्कीम का उपयोग करता है। जावास्क्रिप्ट, वर्ल्ड वाइड वेब, SQL, स्ट्रिंग। आई होप आपने बता दिया होगा। हमसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा URL को यूज़ करता है। URL को यूज़ करता है किस लिए? टू इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द फाइल्स ऑन द वेब। वेब में जो भी फाइल है उनके लोकेशन को बताने के लिए इनमें से कौन सा है जो URL को यूज़ करता है। हम ऐसे क्वेश्चन जैसे ही देखें, जहाँ भी URL देखें, हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये वर्ल्ड वाइड वेब की बात कर रहा है या फिर ब्राउज़र्स की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाएं। डैश ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज इज अ टेक्नोलॉजी वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टी लेयर्स इन द ऑप्टिकल डिस्क। डैश ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज एक तकनीक है जहां डेटा को ऑप्टिकल डिस्क में मल्टीपल लेयर्स में स्टोर किया जाता है। 3D, 30D, 300D, 3000D। बताइए। आई थिंक आपने बता दिया है अपना आंसर। यहाँ पे हम आ जाते हैं, हमसे ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज है। डैश ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज इज अ टेक्नोलॉजी, एक प्रकार की तकनीकी है जो डेटा को मल्टी लेयर्स में स्टोर करती है। कहाँ? ऑप्टिकल डिस्क में। ये जो क्वेश्चन है ये ऐसी क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में पूछे गए ये क्वेश्चन है, तो आपसे बन रहे हैं या नहीं आपको चेक करना है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है 3D। 3D का एग्जाम्पल आप जानते हैं, जैसे कि DVD हो गया, ये 3D होता है। 3D ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज है ये DVD, ठीक है। और CD जो आपका होता है ना वो 2D होता है। 2D ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। अब यहाँ पे कुछ बताने वाला तो है नहीं, अब आपको तो बस अब क्वेश्चन अपनी टिक करने डायरेक्टली, है ना। टीच टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट एडिटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टीच टेक्स्ट निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम का टेक्स्ट एडिटर है? विंडो का, गूगल क्रोम का, मोजिला फायरफॉक्स का या मैकिंटोश का? आई थिंक आपने बताया होगा। तो टीच टेक्स्ट जो है किसका टेक्स्ट एडिटर है? इनमें से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में टीच टेक्स्ट नाम से एक टेक्स्ट एडिटर होता है? तो मैकिंटोश में टेक्स्ट एडिटर टीच टेक्स्ट नाम से होता है, मैकिंटोश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। डैश इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? आईपॉड, पेन ड्राइव, लाइनेक्स या फ्लैश डिस्क, सॉरी। इनमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है?
हम आ जाते हैं आंसर में डायरेक्टली। लिनक्स इज़ नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। क्यों नहीं है ये? क्योंकि हमको तो पता है कि ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका मतलब ये तो एक सॉफ्टवेयर है, तो ये कहाँ से हो जाएगा स्टोरेज डिवाइस? इसका मतलब बाकी जो है क्या है, बाकी सब स्टोरेज डिवाइस ही है। ठीक, नेक्स्ट आए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट Which function returns the largest value among the values passed as argument? Microsoft Excel में कौन सा फंक्शन तर्क के रूप में पारित मानों के बीच सबसे बड़ा मान देता है? हाईएस्ट, मोर, हाई, मैक्स। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है, हमसे ये बोला जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि जब हम कोई सी भी वैल्यू डालते हैं तो उसका वो लार्जेस्ट वैल्यू हमको देता है। रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू अमंग द वैल्यूज पास्ड एज आर्गुमेंट। सभी जो हम नंबर डाले रहते हैं उसमें से हमको लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा फंक्शन देता है? तो मैक्स फंक्शन देता है हमको। मैक्सिमम वैल्यू बताइए। ठीक है, मैक्स देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट है हमारा, द वेब यूजेस द डैश टू रिक्वेस्ट एंड सर्व वेब पेज एंड प्रोग्राम्स। वेब पेज और प्रोग्राम की अनुरोध और सेवा के लिए वेब डैश का उपयोग करता है? हाइपर टेक्स्ट मार्केटिंग लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हॉटमेल टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, होम टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये दोनों टेक्स्ट है, ई आएगा, ए गलती से लिखा गया है। बताइए। आई होप आपने बता दिया होगा। यहाँ हमसे बोल रहा है कि द वेब यूजर्स द डैश रिक्वेस्ट इन सर्व वेब पेजेस एंड प्रोग्राम्स। तो हमको वेब में, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमको कुछ चीज़ें बिल्कुल याद हो जानी चाहिए, जैसे कि ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोटपैड इज अ टेक्स्ट एडिटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नोटपैड निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्स्ट एडिटर है? विंडो, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। तो बताइए किस में है नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर? तो नोटपैड जो है टेक्स्ट एडिटर किस में है? नोटपैड टेक्स्ट एडिटर विंडोज़ में है, एमएस वर्ड में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने गलती से बोल दिया, माइक्रोसॉफ्ट विंडो में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच फंक्शन रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू अमंग द वैल्यू पास्ड एज आर्ग्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन तर्क के रूप में पारित मान के बीच सबसे छोटा मान लौटाता है? तो कौन सा लौटाता है बताइए? लीस्ट, लेस, मिनिमम, मिन या लो। अभी हमने देखा कि सभी में सबसे बड़ा वैल्यू कौन दे देता है? मैक्स दे देता है। तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा देगा? छोटा वैल्यू लीस्ट देता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली आंसर बता रही हूँ, आप अपना रिवीजन कर लीजिए और साथ में पॉज करके अपने आंसर को दे दीजिए। एन एब्सोल्यूट डैश कंटेन्स द कंप्लीट एड्रेस ऑफ अ फाइल इन द इंटरनेट। एक निरपेक्ष डैश में इंटरनेट में एक फाइल का पूरा पता होता है। इनमें से किसमें फाइल का पूरा पता होता है हमसे बोल रहा है? एन एब्सोल्यूट डैश कंटेन्स द कंप्लीट एड्रेस ऑफ अ फाइल इन इंटरनेट। इंटरनेट में एक फाइल का पूरा पता कहाँ होता है? तो इंटरनेट में एक फाइल का पूरा पता कहाँ होता है बताइए? URL में होता है। एड्रेस को कौन बताता है? URL बताता है। ठीक है, यदि आपसे बोल दिया कि URL का फुल फॉर्म बताइए तो क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या बताएंगे? यूनिफॉर्म बताना नहीं, टिक करना है आपको। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो मैं बोल रही हूँ उसको सुन के लिख लिया करो या फिर याद कर लिया करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको, आई नो आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी, बट जो मैं बोल रही हूँ उसको आप सुन करके याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ लेटर्स आएगा, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है। डैश इज अ कलेक्शन ऑफ अ लेटर्स, डिजिट्स, पंचुएशन, कैरेक्टर एंड सो ऑन। लेटर, डिजिट, विराम चिन्ह आदि का एक संग्रह है। क्या है? नंबर्स है, स्ट्रिंग है, एरे है या बूलियन वैल्यू।
क्या होता है इन सभी का कलेक्शन, इन सभी के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? तो हमको ये याद रखना है, बार बार ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। जो स्ट्रिंग्स होते हैं, जो स्ट्रिंग होते हैं, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ लेटर, डिजिट, पंक्चुएशन, कैरेक्टर्स एंड सो ऑन। ठीक है, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ लेटर, डिजिट, पंक्चुएशन, कैरेक्टर्स। ठीक, आगे आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में। Dash software are freely available and can be edited and customized by anyone. Dash सॉफ्टवेयर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है और इन्हें कोई भी संपादित और अनुकूलित कर सकता है। फ्री सोर्स, ओपन सोर्स, इजी सोर्स, अनपेड सोर्स। तो बताइए ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि फ्रीली अवेलेबल होता है? अब आप देखेंगे फ्री सोर्स बोल देंगे, नहीं, फ्री सोर्स ये नहीं होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि फ्रीली अवेलेबल होता है? तो ओपन सोर्स फ्रीली अवेलेबल होता है। जैसा कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना, लिनक्स जो हो गया, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। नेक्स्ट है हमारा, हु क्रिएटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर विच प्रूव्ड टू बी द प्रोटोटाइप फॉर फ्यूचर कंप्यूटर्स। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया जो भविष्य में कंप्यूटरों के लिए प्रोटोटाइप साबित हुआ? आर्किमेडस, जॉन एरिसन, कैलन या चार्ल्स बेबेज? आई होप आपने बताया होगा अपना आंसर। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर, यदि आप हमसे ना भी बने ना, तो हमको ये देखना है फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर बोल रहा है, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, तो एटलीस्ट हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए ना चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, हालांकि यहाँ पे जो आंसर करेक्ट है वो चार्ल्स बेबेज ही है, बट हमको ये भी अगर पूछ लिया कि फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है, तो वो भी हमको पता कब बनाया गया, ये सब भी हमको पता होना चाहिए ना। जब हम रिवीजन स्टेज में तो हमको तो ये सब याद होना चाहिए। तो चार्ल्स बेबेज ने 1822 को एनालिटिकल इंजन बनाया था, और ये मैंने आपको पढ़ाया है, एनालिटिकल इंजन बनाया था, और वही फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कहलाया। क्या कहलाया? फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कहलाया, और जिसको हम फर्स्ट ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग मशीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग मशीन भी बोलते हैं हम इसी को, एनालिटिकल इंजन को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश अलाउज एस टू मूव सिलेक्टेड पैराग्राफ्स टू द राइट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित पैराग्राफ को दाईं ओर ले जाने की अनुमति कौन देता है? डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, डबल इंडेंट या सिंगल इंडेंट? बताइए। आई होप आपने बताया होगा। तो एमएस वर्ड में कौन सिलेक्टेड पैराग्राफ को राइट तरफ ले जाता है? राइट तरफ कौन ले जाता है? हमको ना अभी एक और क्वेश्चन हम देखेंगे, फिर उसके बाद में आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन से आपको याद हो जाएगा, फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। पहले तो आई होप आपने सभी ने बता दिया होगा अपना आंसर। हम यहाँ पे डायरेक्टली आंसर में आ जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट क्या होता है? जब आप होम में, एमएस वर्ड में होम में क्लिक करते हैं ना, तो जहाँ पे आपने देखा होगा EZ इस तरह से लिखा हुआ रहता है ना, उसके बगल में आपने देखा होगा इस तरह से लाइनें इस तरह से बना रहता है, ऐसा बना रहता है। आपने ध्यान दिया होगा कभी, है ना? बिल्कुल ध्यान दिए होंगे, कभी क्या बिल्कुल ध्यान ही दिए होंगे। ऐसा बना रहता है, फिर उसके बाद ऐसे डब्बे बने रहते हैं और इनके ऊपर में रिव्यू, व्यू ये सब लिखा होता है। तो उसमें क्या होता है ना, यही इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट होते हैं। उसमें से क्या होता है, जो इंक्रीज इंडेंट आपने यदि क्लिक किया है ना, इंक्रीज इंडेंट यदि आपने क्लिक किया तो आप यहाँ पे ये जैसे कि एमएस वर्ड का पेज है और यहाँ पे आपने पैराग्राफ लिखा है, आपने जैसे ही इंक्रीज इंडेंट को क्लिक किया तो ये क्या होगा कि आपकी जो लेफ़्ट मार्जिन है ना, आपकी लेफ़्ट मार्जिन और आपके पैराग्राफ के बीच का ये स्पेस बढ़ा देगा, स्पेस बढ़ा देगा, यानी कि आपके पैराग्राफ को ये राइट तरफ ले जाएगा। मूव सिलेक्टेड पैराग्राफ्स टू द राइट, यानी कि राइट तरफ में ले जाएगा। जैसे ही आपने ना इंक्रीज इंडेंट को क्लिक करोगे आप, तो जो आप लिख रहे हो उसको ना और राइट तरफ ले जाएगा, यानी कि लेफ़्ट मार्जिन से उसकी दूरी को वो बढ़ा देता है। ठीक है, ये इंक्रीज इंडेंट ऐसा करता है, और आपने किया होगा तो आप जानते भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश अलाउ एस टू मूव सिलेक्टेड पैराग्राफ्स टू द लेफ्ट।
अभी हमने राइट देख लिया, अब लेफ्ट पूछ रहा है आपसे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित पैराग्राफ को बाईं ओर ले जाने की अनुमति कौन देता है? तो कौन देता है? डिक्रीज इंडेंट देता है, इंक्रीज इंडेंट देता है, या डबल इंडेंट या सिंगल इंडेंट? बताइए। आई थिंक आपने बताया होगा। तो अभी जस्ट मैंने आपको इंक्रीज इंडेंट बताया, तो वहाँ से भी एटलीस्ट आप आइडिया लगा सकते हो तो कि डिक्रीज इंडेंट ये काम करता होगा। अब ये पैराग्राफ है, यहाँ पे आप लिख रहे हैं, आपने जैसे ही डिक्रीज इंडेंट को यहाँ पे जो ऊपर में बटन बनी रहती है, आपने वहाँ पे क्लिक किया तो आप जो लिख रहे हो ना, तो ये आपके इसको लेफ्ट तरफ में मूव कर देगा। वो राइट में मूव कर रहा था, ये लेफ्ट, यानी कि जो राइट मार्जिन है ना आपकी, उसका और आपके पैराग्राफ के बीच की दूरी को बढ़ा देगा ये डिक्रीज इंडेंट। इतना समझना, मतलब कि जो लिखा है ना एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो हो सकता है, आ सकता है कि यदि आपने डिक्रीज इंडेंट को जैसे ही क्लिक किया तो आपका जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट तरफ मूव हो जाएगा, लेफ्ट तरफ मूव हो जाएगा, यानी कि आपका जो पेज है उसका जो राइट मार्जिन है ना, राइट मार्जिन और आपके पैराग्राफ के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। उसमें लेफ्ट मार्जिन और पैराग्राफ की दूरी बढ़ी थी और राइट तरफ चला गया था, इसमें राइट मार्जिन और पैराग्राफ के बीच की दूरी बढ़ी और लेफ्ट तरफ चला गया है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट बिल्कुल एकदम क्लियर रखना दिमाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। डैश इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज ऑफ सेम टाइप्स हैविंग अ कॉमन नेम। बताइए, डैश समान नाम वाले समान प्रकार के डेटा मानों का एक संग्रह है। ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, एरे, नंबर्स। बताइए। आई होप आपने बताया होगा। तो अभी जस्ट हमने स्ट्रिंग के बारे में देख लिया था कि स्ट्रिंग क्या है, कलेक्शन है कैरेक्टर्स का, ये सब का। अब हमसे क्या बोल रहा है? कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ द सेम टाइप्स हैविंग अ कॉमन नेम। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर होगा? एरे। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज ऑफ सेम टाइप्स हैविंग अ कॉमन नेम। और जैसे कि इंटीजर, इंटीजर कॉमन नेम लाइक इंटीजर। ठीक है, तो एरे यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ रेंज दैट मीट द गिवन क्राइटेरिया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन का उपयोग किया जाता है? कौन से फंक्शन का उपयोग कर उस श्रेणी के भीतर कोशिकाओं की संख्या की गणना करने के लिए किया जाता है जो दिए गए मानदंडों को पूरा करता है? किसका यूज़ किया जाता है? काउंट इफ का, काउंट का, सम काउंट का, या काउंट सम का। ये सभी जो है उसके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फंक्शंस होते हैं। आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो आप जानते होंगे। बताइए। आई होप आपने बताया होगा। यहाँ पे हम आ जाते हैं डायरेक्टली आंसर में। हमसे क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा फंक्शन यूज़ किया जाता है, किस लिए? टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स, सेल को गिनने के लिए, विद इन द रेंज दैट मीट द गिवन क्राइटेरिया। एक्सक्यूज मी। जो कि यदि क्राइटेरिया को फुलफिल कर देता है। ये इस क्वेश्चन को आप क्राइटेरिया के रूप में याद कर सकते हैं, क्योंकि क्राइटेरिया एक मतलब अब लास्ट टाइम आप प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि लास्ट टाइम प्रिपेयर मतलब लास्ट टाइम रिवीजन कर रहे हैं, तो आप कीवर्ड याद कर लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट में यदि कोई भी की यदि क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, यानी कि वो कौन सा की फंक्शन होता है, वो काउंट इफ होता है। काउंट इफ नंबर ऑफ सेल्स को गिन करके बता देता है कि अच्छा इतने क्राइटेरिया को ये फुलफिल कर दिया है, काउंट इफ। ठीक है, ऐसे आप लोग याद करके रखिए। यदि फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं तो याद बस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। यूजिंग डैश वन कैन रीसाइज, tag digital image, organize pictures into albums by drag and drop, can export the pictures for external use by email or print। डैश का उपयोग करके आकार बदल सकते हैं, डिजिटल छवियों को टैग कर सकते हैं, चित्रों को व्यवस्थित कर सकते हैं, बाहरी उपयोग जैसे कि ईमेल या प्रिंट के लिए चित्रों को निर्यात कर सकते हैं। तो वो कौन है? डेटा ऑर्गेनाइजर है, फेसबुक ऑर्गेनाइजर है, इमेज ऑर्गेनाइजर है, या मीडिया ऑर्गेनाइजर है? बताइए।
आई होप आप सभी ने बता दिया होगा इसका करेक्ट आंसर। तो हमसे इमेज के बारे में तो पूछ रहा है। वन कैन रीसाइज, टैग डिजिटल इमेज, ऑर्गेनाइज पिक्चर्स, एल्बम्स, ड्रैग। तो क्या इमेज ऑर्गेनाइजर का यूज़ करके ये सब करते हैं हम। इमेज ऑर्गेनाइज यूज़ करेंगे तो आप बिल्कुल अपनी इमेज को टैग कर सकते हैं, ड्रैग ड्रॉप सब कुछ कर सकते हैं, प्रिंट के लिए भी भेज सकते हैं, ईमेल में भी डाल सकते हैं। तो इमेज ऑर्गेनाइजर का हम यूज़ करते हैं इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन द नंबर विद इन द लिस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैश फंक्शन का उपयोग उन कक्षों की संख्या की गणना करने के लिए किया जाता है जिनमें तर्क की सूची में संख्याएं होती हैं। काउंट इफ, काउंट, सम काउंट या काउंट सम। आई होप आपने बताया होगा और आपसे बना होगा ये वाला क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस फंक्शन को हम यूज़ करके ये बता सकते हैं टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन नंबर्स विद इन द लिस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट। विद इन द लिस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट यानी कि क्या करते हैं, उपयोग उन कक्षाओं की संख्या की गणना करने के लिए किया जाता है जिनमें तर्क की सूची में संख्याएं होती हैं। जो भी हमने आर्ग्यूमेंट दिया है उसी में संख्याएं हैं। तो हम किसको यूज़ करते हैं, तो हम काउंट को यूज़ करते हैं। यदि आपने फंक्शंस को पढ़ा होगा तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे होंगे। यदि आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। डैश आर डिज़ाइंड टू रीड एंड इंटरप्रेट HTML। डैश को HTML को पढ़ने और व्याख्या करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ब्राउज़र, जावास्क्रिप्ट, SQL, स्ट्रिंग। आई होप आपने बताया होगा। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ब्राउज़र। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी, एग्ज़ाम में अक्सर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो अक्सर ये रिपीटेड क्वेश्चन है वो ये है कि आप जहाँ भी HTML देखें, वेब ब्राउज़र देखें, HTML हो गया, वेब ब्राउज़र हो गया, ये सब ना आपके लिए एक कीवर्ड का काम करेंगे। एक कीवर्ड और URL हो गया, ये एक प्रकार से कीवर्ड का काम करेंगे। ये ना आपस में लिंक ही होते हैं और ये अक्सर ऐसा ही क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में। इनको ना रिलेट करके बिल्कुल URL पूछा है तो वेब ब्राउज़र को टिक करना है, HTML पूछा है वेब ब्राउज़र को, यानी कि ये क्वेश्चन ना घुमा फिरा के एक जैसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में अक्सर डिफरेंट एग्ज़ाम में। तो ये चीज़ ना आपको यदि नहीं बन रहा है ना कहीं पे तो ये एक ट्रिक लगा लेना, यदि ना बने तो, यदि डायरेक्टली आंसर पता है तो बढ़िया है। और अब ये आपने कल का भी सेट देखा मॉक टेस्ट और आज का भी देखा है ना। यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चंस किए हैं जो कि आए हैं और आने की संभावना है कि आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। आपसे चाहे जितना भी बना हो चाहे ना बना हो तो भी रिलैक्स्ड रहना। रिलैक्स्ड क्यों रहना, क्योंकि आप जितना ज़्यादा काम रहोगे ना उतना ही ज़्यादा आप अपने दिमाग में कम प्रेशर डालो ना। पढ़ रहे हो बहुत अच्छा है बट प्रेशर के साथ में मत पढ़ना, क्या होगा क्या नहीं होगा ऐसा मत सोचो, अरे यार ये मॉक टेस्ट मुझसे बना या नहीं बना, इट डजेंट मैटर, आप अच्छा ही करोगे। बस अपने आप को बार बार ये बोलते रहो कि मुझे तो अच्छा ही करना है, अपना बेस्ट देना है, और आप अपना बेस्ट देना और डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।